सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द कोल्ड वॉर एरा का पार्ट नंबर 6 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे चैलेंज टू बाइपोलैरिटी का टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कोल्ड वॉर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि कोल्ड वॉर ने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था बाय अलायंस सिस्टम, कि यूएस अपने अलायंस बना रहा था छोटी छोटी कंट्रीज़ को, या जो भी कंट्रीज़ बची हुई थी यूएसएसआर अपने अलायंस बना रहा था और इससे वर्ल्ड जो था वो पूरा दो पोल्स में डिवाइड हो चुका था, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइपोलैरिटी, मतलब दो पोल्स में किसी चीज़ का डिवाइड हो जाना। तो अब हम इसमें नाम का रेलेवेंस ज़्यादा पढ़ेंगे। हमने इतनी बार टॉपिक्स के अंदर नाम बार बार आया, तो हम देखते हैं कि चीज़ है क्या, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो नाम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से स्टार्टिंग पढ़ते हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी। जो नई डीकोलोनाइज कंट्रीज़ थी कहाँ की, एक तो एशिया की, अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका है सदर्न अमेरिका। और गाइज प्लीज़ मैप के साथ पढ़ा करो, आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मैं एशिया की बात कर रही हूँ तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका कौन सी कंट्रीज़ हैं, और अगर मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ तो वो कौन सा अमेरिका है। तो देखो इधर ध्यान दो, इंडिया यहाँ पर है, समझने पे ध्यान देना। यहाँ पर आप लोगों का पड़ता है यूएसए, फिर यहाँ पर पड़ता है क्यूबा, जो हमने क्यूबा के टॉपिक में देखा था, और यहाँ पर इस टाइप से लैटिन अमेरिका होता है। और यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं लैटिन अमेरिका में, एक तो देखो अर्जेंटीना, जहाँ पर खतरों के खिलाड़ी सीज़न 9 का शूट भी हुआ था, और हमारी ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया, ये सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये तीनों एरिया की जो कंट्रीज़ थी वो डीकोलोनाइज होने लगी थी, मतलब कि अब वो इंडिपेंडेंट होने लगी थी। तो अब उनके पास एक थर्ड ऑप्शन था। अब वो थर्ड ऑप्शन कौन सा था? नॉट टू जॉइन अलायंस। जैसा कि आप लोग को पता है, इन लोगों ने क्या कर रखा था, यूएस और यूएसएसआर ने, कि जब जैसे आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपके पास या तो आप लोग को यूएस को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर यूएस को, या यूएसएसआर को, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई आइडियोलॉजी को आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस आप लोग मुझे आइडियोलॉजी को कमेंट करो, कि हमने काफ़ी टाइम से उनके बारे में बात नहीं करी है, तो आप लोग को याद होनी चाहिए। तो जो ये तरीका था वो कौन सा था? नाम, नॉन अलाइंग कंट्रीज़, इसीलिए नाम रेलेवेंस में आया था। अब ये नाम किन किन लोगों ने बनाया था उनकी बात करते हैं। तो युगोस्लाविया के जो जोसेफ ब्रोज टीटो थे ये, प्लस इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमाल अब्दिल नासिर, इन तीनों ने मीटिंग करी थी 1956 के अंदर, जो कि सपोर्ट करी गई थी इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा के थ्रू। और उसके बाद जो था इनको 5 फाउंडर्स ऑफ नाम बोला जाता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सारी कंट्रीज़ कहाँ पड़ती हैं। जैसे कि अगर मैं घाना की बात करूँ तो हमारा जो घाना है वो वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, हाँ वेस्ट अफ्रीका में होता है। इंडोनेशिया तो इंडिया के बिल्कुल नीचे ही आता है। उसके बाद इजिप्ट कहाँ होता है? इजिप्ट होता है अफ्रीका के नदर्न साइड पे, बिल्कुल कॉर्नर की साइड पे। इंडिया आप लोगों को पता है, युगोस्लाविया हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने कवर करा था युगोस्लाविया कहाँ आता है, कि यूरोप के एरिया में पड़ता है। तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए, हवा में नहीं सुनना है, क्योंकि देखो आप लोगों को हर टॉपिक को समझ होनी चाहिए, हर टॉपिक की, कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आपको सिर्फ पेपर में जाके लिखना नहीं है, CUET भी देना है, तो उसके लिए टॉपिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 फाउंडर्स का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इनको हम लोग बोलते हैं 5 फाउंडर्स ऑफ नाम। अब नाम का जो पहला समिट था वो हमारा बेलग्रेड में हुआ था, और बेलग्रेड कहाँ पर है? युगोस्लाविया में है। इसको 25 मेंबर स्टेट के थ्रू ज्वाइन करा गया था उस टाइम पर, मतलब 25 मेंबर स्टेट थे इसके अंदर। और अगर हम लोग बिल्कुल करंट की बात करें तो 18 समिट हुआ है इसका 2019 में अजरबैजान के अंदर, जिसमें 120 मेंबर स्टेट्स थे, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। ये पता होना चाहिए, CUET के पर्पस से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नाम इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्यों बन जाती है, अचानक से कैसे हो जाता है, नाम का इतना रेलेवेंस बढ़ जाता है? तो उसके 3 फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं हमारी, इनके बीच में कॉपरेशन बहुत अच्छी थी। दूसरा, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग अरीनाज, मतलब कि जो कोल्ड वॉर की टेंशन थी वो बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी?
मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एग्जांपल दिया था कोरिया का, और क्योंकि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, और जर्मनी का जिसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था यूएस और यूएसएसआर के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप लोग टाइम नोटिस करो तो ये 1961 में इनका पहली मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो है 1962 का, जिसमें हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा मेन क्राइसिस है, हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो इसीलिए इसकी जो इतनी टेंशन्स बढ़ रही थी, प्लस एरिनास कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया बढ़ते जा रहे थे इस रीज़न की वजह से। थर्ड है हमारा बाय 1960s देर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन। मतलब कि 1960s तक अब अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी वो डेवलप होने लगी थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ बन चुकी थी। वो अचानक से, एक होता है ना किसी चीज़ का अचानक से दिखना, तो ऐसे ही अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी वो अचानक से वर्ल्ड लेवल पर अब दिखने लगी थी, इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी अपनी बात को बोलने लगी थी। और 16 कंट्रीज़ जो थी वो यूएन के अंदर भी मेंबर थी 1960s तक। तो ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब नाम जो था वो ग्रू हुआ था एक पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट के अंदर, ठीक है। इसको ज्वाइन करा गया था किन कंट्रीज़ के थ्रू? कंट्रीज़ ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब ये कि नाम पॉपुलरली ग्रो तो हुआ था और क्या कहते हैं इंटरनेशनल मूवमेंट भी बना था, बट एक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि नाम जो था ना अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू क्या कहते हैं ज्वाइन करा जा रहा था, जिनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, इंटरेस्ट अलग है, एस्पिरेशंस अलग हैं, वो हर मायने में एक दूसरे से अलग थी। तो अब जो नाम था वो बिकम लेस होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा ना रहना। मतलब कि अब नाम का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था कि नाम एक्चुअल में है क्या। डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन इन प्रिसाइज टर्म। मतलब अगर जैसे मैं आप लोगों से बोलूँ WTO क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये ट्रेड से रिलेटेड वर्ल्ड में काम करती है, तो इसका क्लियर है ना, पर नाम का कुछ भी क्लियर नहीं था। तो इसलिए आप लोगों की बुक में लाइन है व्हाट डज़ इट रियली स्टैंड फॉर। तो मतलब क्या किस लिए स्टैंड करता था नाम, तो अभी ये लोग बताते हैं। नाम वाज ईजियर टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वाज नॉट। मतलब कि इन लोगों ने बोला कि नाम ईजियर था इस बात में बताने के लिए कि वो क्या नहीं है। मतलब कि अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने क्लास 10th में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक सम करते हैं रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि इरेशनल प्रूव करो जब हम फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को सीखते हैं, बट ये बोला जाता है कि रूट 5 को ये प्रूव करो कि वो रैशनल नहीं है। अब जब रैशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल ही होगा। तो सेम वे में इन लोगों ने बोला कि जो है ना नाम, वो ये बता दो कि वो क्या नहीं है, तो जो नहीं है उसके बाद पता लग जाएगा कि वो क्या है। तो ये था, इसको थोड़ा समझ लेना अच्छे से कि वो क्या नहीं है, ये ज़्यादा क्लियर था इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वाज नॉट। पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलाइंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी। इन्होंने बोला कि जो नाम है या फिर जो पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम आइसोलेटेड हैं वर्ल्ड से और हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल न्यूट्रलिटी को फॉलो करें। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता, नॉट बी कंसिडर्ड एज आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी। अब आइसोलिज्म का मतलब हर किसी को अब पता ही होगा, क्योंकि आफ्टर कोविड का टाइम चल रहा है। अब तो कोविड अभी भी है, बट फिर भी आइसोलिज्म का मतलब सभी को पता है। इसका मतलब होता है इट मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। मतलब कि एक कमरे में अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेना और कुछ भी पता ही ना लगना कि बाहर हो क्या रहा है। बिल्कुल वर्ल्ड अफेयर में बिल्कुल भी थोड़ा मतलब कुछ भी सपोर्ट ना करना, अपना व्यू ना देना, कुछ भी ना करना, बिल्कुल बंद होकर बैठ जाना, उसको बोलते हैं आइसोलिज्म। तो इसका मतलब ये था। तो इन लोगों ने बोला कि भाई नाम ने तो ऐसा कभी नहीं करा, नाम कंट्रीज ने तो ऐसा कभी नहीं करा कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई हैं या फिर किसी से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि ये तो यूएस ने करा था कि ये जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी थी ऑफ यूएस फ्रॉम इंडिपेंडेंस 1787 में टू बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। मतलब कि इंडिपेंडेंस से लेके बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1914 तक यूएस ही बिल्कुल शांत था, आइसोलेट कर रखा था यूएस ने अपने आप को। नाम कंट्री ने तो कभी भी ऐसा नहीं करा, तो नाम तो कभी आइसोलिज्म को फॉलो करा ही नहीं, तो वो आइसोलेट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात उन्होंने बोली बल्कि नाम तो मीडिएटर है बिटवीन कन्फ्लिक्ट्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। अब जैसे कि कोरिया में मैंने आप लोग को बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने हेल्प करी थी, प्लस यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कॉन्गो क्राइसिस में हेल्प करी थी। तो इसीलिए इन लोगों ने बोला कि नाम ने कभी भी आइसोलिज्म को फॉलो नहीं करा, बल्कि नाम की जो स्ट्रेंथ है वो तो यूनिटी में करती है। वो किसी भी अलायंस को फॉलो करता ही नहीं, वो यूनिटी अकेले चलता है।
तभी उसकी यूनिटी है, स्ट्रेंथ जो है उसकी यूनिटी में होती है। तो हम बात करेंगे न्यूट्रलिटी की, न्यूट्रलिटी होता क्या है। कि अब ये क्वेश्चन आता भी है कि न्यूट्रल है तो क्यों है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो आइसोलिज्म क्यों नहीं है नाम। तो ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। इन्होंने बोला कि न्यूट्रल का मतलब होता है कि किसी भी वॉर से दूर रहना, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। हम लोगों ने तो वॉर करी है, बल्कि अगर देखो नाम कंट्रीज़ में अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया ने तो इंडिया पाक वॉर और इंडिया चाइना वॉर लड़े हैं। अगर ऐसा होता तो न्यूट्रल फिर क्यों होता? अगर न्यूट्रल होता तो वो क्यों लड़ता चाइना और पाकिस्तान से अपनी वॉर को? तो इन्होंने बोला डू नॉट इन्वॉल्व इन वॉर और डू नॉट टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल का मतलब तो ये होता है कि वॉर के अंदर इन्वॉल्व भी ना होना, और कोई चीज़ सही हो रही है उसके ऊपर पोजीशन, उसके ऊपर एक्शन भी ना लेना। जबकि नाम तो हमारा इन्वॉल्व हुआ था बहुत सारे वॉर्स में और वेरियस रीजंस को लेकर। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था नाम का। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब नाम, इससे एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, प्लस यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।